और आप दिख रहे हैं न्यूज़ 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे रहेगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर। खबरें होंगी प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से जुड़ी हुई, क्योंकि आज प्रधानमंत्री 3 दिवसीय यात्रा के लिए ब्रुनाई और सिंगापुर की यात्रा के लिए रवाना हो गए हैं। बताएंगे आपको किन महीनों में ये यात्रा अहम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 2,44,000 राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को क्यों नहीं मिली अगस्त महीने का वेतन, बताएंगे आपको इसकी वजह। साथ ही खबरें होंगी देश के अलग अलग राज्यों में मानसून की, जहां बारिश आफत बनकर बरसी है। इसके साथ खेल की खबरों पर नजर होगी पेरिस पैरालंपिक पर, जहां भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। संवाददाताओं से लेंगे तमाम अपडेट। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनाई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना। ब्रुनाई दौरे पर सुल्तान के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे चर्चा। पीएम ने कहा दोनों देश भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत विजन के अहम साझेदार। बंगाल विधानसभा में दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के भीतर मौत की सजा वाला विधेयक आज होगा पेश। भाजपा ने विधेयक के समर्थन की घोषणा। कल गिरफ्तार किए गए आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कोर्ट में आज हो सकती है पेशी। उत्तर प्रदेश में संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर सख्त कार्रवाई। 2,44,000 राज्य कर्मचारियों को नहीं मिला अगस्त का वेतन। 31 अगस्त तक देना था संपत्ति का ब्यौरा। हरियाणा के जींद में भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत और 9 लोग हुए घायल। कल देर रात ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे वाहन को मारी टक्कर। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 33 लोगों की मौत। दोनों राज्यों में राहत बचाव कार्य जारी। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात के कई क्षेत्रों में बारिश ने बढ़ाई लोगों की दिक्कतें। जम्मू कश्मीर के रियासी में आज स्कूल बंद। खेल की खबरों में पेरिस पैरालंपिक के छठे दिन आज शूटर अवनी लेखरा दूसरे स्वर्ण के लिए पेश करेंगी अपनी चुनौती। हाई जंप पर मरियप्पन थंगावेलु से पदक की आस। वहीं शॉटपुट, तीरंदाजी और जावलिन में भी भारतीय एथलीट पेश करेंगे चुनौती। और न्यूज़ 10 की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनाई और सिंगापुर के दौरे पर रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी पहले चरण में ब्रुनाई पहुंचेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए अवसरों के साथ ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी चर्चा की जाएगी। भारत और ब्रुनाई के राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग के नए क्षेत्रों को लेकर चर्चा होगी। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा कई मायनों में अहम हो जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के निमंत्रण पर ब्रुनेई की यात्रा कर रहे हैं। ब्रुनेई यात्रा के पहले दिन पीएम मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में नए चांसरी भवन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद भारतीय उच्चायोग नए भवन से कार्य करेगा। उसी दिन पीएम मोदी सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का दौरा करेंगे, जिसका नाम वर्तमान राजा सुल्तान हाजी हसनुल बोल्किया के पिता के नाम पर रखा गया है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी रॉयल पैलेस में सुल्तान और शाही परिवार के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों पक्ष प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी करेंगे। आपको बता दें कि दोनों नेता कई मौकों पर पहले भी मिल चुके हैं। His Majesty Sultan Haji Hassan al Bolkiah paid state visits to India in 1992 and in 2008, and he also attended the ASEAN-India commemorative summits in 2012 and in 2018. In the last visit, he was also chief guest for our Republic Day along with other ASEAN leaders. During the visit, Prime Minister will engage in bilateral discussions on all aspects of our bilateral relations and cooperation with Brunei, and also explore new areas for cooperation. बीते 1 दशक में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार विकसित हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग एक प्रमुख घटक है। रक्षा के क्षेत्र में 2016 में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसे 2021 में नवीनीकृत भी किया गया है।
नौसैनिक दौरों का आदान प्रदान और भारत में विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में ब्रुनेई के नागरिकों की भागीदारी बढ़ते रक्षा और शैक्षिक संबंधों को रेखांकित करती है। इसी के साथ ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में भी ब्रुनेई से व्यापार संबंध महत्वपूर्ण हैं। ब्रुनेई दारुस्सलाम से भारत हर साल 500 से 600 मिलियन डॉलर का कच्चा तेल आयात करता है। दोनों पक्ष अंतरिक्ष और स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी सहयोग करते आए हैं। द्विपक्षीय संबंधों पर कॉम्प्रिहेंसिव विचार विनिमय होगा, डिस्कशन होगा। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल हैव एन ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन हिज मैजेस्टी के साथ, बायलैटरल टॉक्स होंगी। देयर इज एन ऑफिशियल लंचन उनके ऑनर में ऑर्गेनाइज किया गया है। एक समय ऐसा था जब बंदर सेरी बेगावन कृषि व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था और ये एक नदी बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। ये शहर फिर से बना और आज की तारीख में वो एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र है और वित्तीय केंद्र भी है और एक नदी बंदरगाह के लिए जाना जाता है जो मुआरा नदी पर है। ब्रुनेई के बाद प्रधानमंत्री मोदी 4 और 5 सितंबर को सिंगापुर की यात्रा पर रहेंगे। सिंगापुर भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी की पहली सिंगापुर यात्रा उनके पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी। द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री का ये सिंगापुर दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस दौरे से व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देश करीब आएंगे और सहयोग को नई रफ्तार मिलेगी। मुनमुन भट्टाचार्य और दिव्येंदु मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि ब्रुनेई और सिंगापुर की उनकी यात्रा से दोनों देशों के साथ बड़े आसियान क्षेत्र में भारत की साझेदारी और मजबूत होगी। दोनों देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण के मामले में दोनों देश महत्वपूर्ण साझेदार हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि आज वो ब्रुनेई दारुस्सलाम की अपनी सबसे पहली द्विपक्षीय यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि इस समय जब भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, तो वे सुल्तान हसनल बुल्किया और शाही परिवार के अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे ताकि दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि वे ब्रुनेई से कल सिंगापुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वहां राष्ट्रपति थरमन षणमुगरत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, वरिष्ठ मंत्री ली सियान लूंग और वरिष्ठ नेता गो चोक तोंग के साथ मुलाकात और बातचीत करना चाहते हैं। पीएम मोदी सिंगापुर में व्यापारिक समुदाय के दिग्गजों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सिंगापुर के साथ रणनीतिक साझेदारी और आगे बढ़ाने के संबंध में चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से उन्नत श्रेणी के विनिर्माण, डिजिटलीकरण और सतत विकास के नए और उभरते क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत करेंगे। अपने ब्रुनेई दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी बंदर सेरी बेगावन में मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन का भी दौरा करेंगे और मस्जिद परिसर में प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे। भारत और ब्रुनेई के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मस्जिद यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दारुस्सलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन मंगलवार को आएंगे तो उनका एक मुख्य कार्यक्रम मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन में होगा। वो यहां आएंगे और भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे। इस ऐतिहासिक मस्जिद का नाम ब्रुनेई के वर्तमान सुल्तान के पिता और उनके पूर्ववर्ती सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन के नाम पर रखा गया है। वे ब्रुनेई के 28वें सुल्तान थे। मुगल वास्तुकला से प्रभावित इस भव्य मस्जिद के निर्माण के उनके सपने को साकार होने में 4 साल लग गए थे। अंततः 1958 में इसका निर्माण पूरा हो पाया था। We have had very deep historical linkages with, as you would know in history, this island was known as the Borneo Island, and Indian sailors, traders, merchants, pilgrims, preachers, Buddhist pilgrims, they had been sailing these waters. And from the pre-modern, pre-medieval and pre-Islamic times, there have been very deep ties between India and Borneo Island, the residents of this island.
इसके निर्माण में केवल बेहतरीन सामग्रियों का उपयोग किया गया था। इसमें शंघाई ग्रेनाइट और इतालवी संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। इंग्लैंड से रंगीन कांच और क्रिस्टल झूमर मंगाए गए थे। सऊदी अरब से सोने की पत्ती से ढका गुंबद और बढ़िया कालीन लाए गए थे। We are very proud to welcoming our Honorable Prime Minister to Brunei Darussalam. Everybody join, we get together, and we are welcoming our Honorable Prime Minister to Brunei Darussalam. मस्जिद की 52 मीटर ऊंची मीनार इसे केंद्रीय बंदर सेरी बेगावन की सबसे ऊंची इमारत बनाती है। प्रवासी भारतीय मस्जिद में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बहुत उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री जी आ रहा है, हम लोग कितना एक्साइटेड है। हम लोग उसके लिए स्वागत करने के लिए पूरा तैयारी में है। हम लोग पूरा इंडियंस भी नहीं है, इधर ब्रुनेन भी एक्साइटेड है। प्रधानमंत्री जी को इधर आते हुए सुनते हुए वो लोग पूछ रहे हैं, आपका प्रधानमंत्री इधर आ रहा है, इधर इतना छोटा देश में क्या जरूरत है। हम लोग बोला अपना इंडियंस के लिए आ रहा है, वो लोग अपना भला के लिए आ रहा है। हम लोग सोचे दोनों कंट्री का बहुत भला हो जाएगा और रिलेशन और बढ़ जाएगा। हम इतने एक्साइटेड है कि इस कंट्री के अंदर पहली बार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो प्रधान सेवक भी है हमारे देश के, वो हमारे लिए यहाँ आ रहे हैं। सेवक रहते हैं हमेशा हिंदुस्तान के, सबका साथ सबका विकास। वैसे ही हाजी हसनल बोल के सबका साथ सबका विकास यही देखते हैं। हमेशा उसने इंडियंस को वेलकम किया है, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, यहाँ सब खुशहाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों जैसे मिस्र, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात में भी मस्जिदों का दौरा किया है और अब ब्रुनेई दारुसलम में स्थित मस्जिद सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन भी इस सूची में जगह बनाने वाली है। बंदर सेरी बेगावन से मुनमुन भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी बंदर सेरी बेगावन में भारतीय उच्चायोग की सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई इमारत बनाई गई है। पीएम मोदी अपने ब्रुनेई दारुसलाम दौरे के दौरान नई चांसरी इमारत का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान भारतीय प्रवासी और भारतीय राजनयिक समुदाय भी मौजूद रहेगा। बंदर सेरी बेगावन में बनी भारत की नई चांसरी इमारत में परंपरा और आधुनिकता का खूबसूरत मिश्रण है। यह चांसरी ब्रुनेई के राजनयिक क्षेत्र में अन्य देशों के दूतावासों और उच्चायोगों के पास स्थित है। इसके निर्माण में 3 से 4 साल का समय लगा। वास्तुकला की दृष्टि से यह इमारत दुनिया भर में मौजूद बेहतरीन भारतीय उच्चायोगों दूतावासों में से एक है। इसे पारंपरिक भारतीय शैली में तैयार किया गया है। यहाँ एक हौज और 300 लोगों की क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय हॉल बनाया गया है। The whole decor is conceptualized from the Indianness that we all have deep inside our souls. And here in Brunei, it is all about the Indian community and how the community come together when an event happens. And now we have Modi ji coming to Brunei, and that is our communal activity that we are going to give to the High Commission of India for the visit of our Prime Minister Modi. ब्रुनेई दारुसलाम में उद्घाटन समारोह को लेकर भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह है। ब्रुनेई भारत के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक ये क्रम है इस समय कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री महोदय की एक द्विपक्षीय रिश्तों की एक वार्ता हो रही है और इसकी भी संभावना है कि प्रधानमंत्री महोदय भारतीय उच्चायोग के नए भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई दारुसलाम आएंगे तो अपनी यात्रा के पहले ही दिन वो यहाँ आएंगे। ये है भारत के उच्चायोग की नई चांसलरी बिल्डिंग और यहाँ पर उद्घाटन करेंगे वो इस बिल्डिंग का भारत के जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके सामने और भारत की डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के सामने। उद्घाटन के बाद भारत का जो उच्चायोग है वो यहाँ से काम करेगा। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मुनमुन भट्टाचार्य, डीडी न्यूज, बंदर सेरी बेगावन। और आइए अब नजर डाल लेते हैं ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी और देश के सबसे बड़े शहर बंदर सेरी बेगावन पर। यह शहर ब्रुनेई का एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और वित्तीय केंद्र भी है। आइए देखते हैं इस पर खास रिपोर्ट। ब्रुनेई दारुसलाम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है बंदर सेरी बेगावन।
ये एक वित्तीय केंद्र है और प्रशासनिक केंद्र भी है, और ये एक बंदरगाह के लिए जाना जाता है जिसका नाम है मुआरा नदी बंदरगाह। बंदर सिरी बेगावान के स्थलों में सोने के गुंबद वाली सुल्तान उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद, जो दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, इस्ताना नूरुल ईमान, 1788 कमरों वाला शाही महल और हसनल बोल्किया नेशनल स्टेडियम शामिल हैं। आधुनिक शहर के साथ साथ एक पुरानी बस्ती है जिसे कंपोंग आयर या वाटर विलेज कहा जाता है। यहाँ लोग नदी के किनारे खंभों पर बने घरों में रहते हैं। ऊंचे लकड़ी के रास्तों का एक नेटवर्क घरों को जोड़ता है। यह आधुनिक शहर 1920 में ब्रुनेई की राजधानी बन गया। 1970 तक इसे ब्रुनेई टाउन कहा जाता था। एक समय ऐसा था जब बंदार सेरी बेगावन कृषि व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा नाम था और ये एक नदी बंदरगाह के लिए भी जाना जाता था। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध और यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। ये शहर फिर से बना और आज की तारीख में वो एक बड़ा प्रशासनिक केंद्र है और वित्तीय केंद्र भी है और एक नदी बंदरगाह के लिए जाना जाता है जो मुआरा नदी पर है। कैमरामैन कुमार दत्ता और इंजीनियर रवि सिंह के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, बंदार सेरी बेगावन से दूरदर्शन न्यूज के लिए। तो डीडी न्यूज आपको पल पल की खबर दे रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा के, जहां आपको बता दें कि 3 दिवसीय यात्रा ब्रुनेई और सिंगापुर 2 देशों की यात्रा के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह रवाना हो गए हैं। आज सबसे पहले यात्रा शुरू होगी ब्रुनेई से, जहां भारत और ब्रुनेई के राजनयिक संबंधों की बात की जाए तो 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं और द्विपक्षीय वार्ता करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री पहली बार ब्रुनेई जा रहे हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आसियान में भाग लेने के लिए ब्रुनेई गए थे और अगर दोनों देशों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण रिश्ते रहे हैं और इन्हीं रिश्तों को नया आयाम, नया अध्याय जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई गए हैं। और ब्रुनेई जाने से पहले उन्होंने अपने प्रस्थान वक्तव्य में भी कहा कि वो इन दोनों देशों की यात्रा के लिए बेहद उत्सुक हैं और उन्होंने बताया कि ऊर्जा, उद्योग और प्रौद्योगिकियों से जुड़े क्षेत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विचार विमर्श करने वाले हैं। और सबसे पहले यात्रा जो उनकी शुरू होगी ब्रुनेई से शुरू होगी और उसके बाद कल वो सिंगापुर जाएंगे। और आपको बता दें कि वहाँ के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ब्रुनेई गए हैं और ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के उसके दृष्टिकोण के लिहाज से एक महत्वपूर्ण साझेदार भी है। और इस यात्रा के साथ रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, साथ ही ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सहयोग, क्षमता निर्माण, संस्कृति के साथ साथ लोगों के बीच आदान प्रदान मजबूत होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से नए क्षेत्रों में सहयोग के अवसर भी तलाशे जाएंगे। और ब्रुनेई से हमारी संवाददाता मुनमुन जुड़ चुकी है हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ। मुनमुन, हमें पल पल की जानकारी आप दे रही हैं ब्रुनेई से और लगातार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रुनेई पहुंचेंगे तो भारतीय समुदाय में भी उत्साह नज़र आ रहा है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रुनेई यात्रा की बात की जाए मुनमुन, तो रक्षा सहयोग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप कमेटी पर लेकर विचार विमर्श करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ऊर्जा और स्पेस से जुड़ी जो क्षेत्र हैं उस पर भी नई संभावनाओं को तलाशा जाएगा इस यात्रा से। अंकित रावत इज द कैमरा पर्सन, ABCDEFG। मुनमुन, आप हमारे को लगातार पल पल की अपडेट दे रही है ब्रुनेई से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों की यात्रा के लिए सुबह दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और जब ब्रुनेई पहुंचेंगे मुनमुन तो किस तरीके का उत्साह नज़र आ रहा है। साथ ही साथ दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध को 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस लिहाज से रक्षा के क्षेत्र में एक अहम योगदान कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच देखा गया है। संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति इस यात्रा के दौरान क्या हो सकती है और साथ ही साथ ऊर्जा संबंध और साथ ही स्पेस संबंधों को लेकर किस तरीके के नए आयाम स्थापित किए जा सकते हैं मुनमुन? मी टू द स्टूडियो। तो मुनमुन हमारे साथ एक बार फिर जुड़ेंगी, लेकिन आपको बता दें कि इस यात्रा से रक्षा सहयोग और व्यापार और निवेश
इसके साथ साथ कई विभिन्न क्षेत्रों को लेकर आदान प्रदान मजबूत होने की तमाम संभावनाएं जताई जा रही हैं। और भारत और ब्रुनई की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने की दिशा में दोनों देश जो हैं वो काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रुनई के बाद प्रधानमंत्री सिंगापुर जाएंगे और वहां पर भी विभिन्न क्षेत्रों को लेकर विचार विमर्श होगा, मंथन होगा। दोनों ही देश जो है एक्ट ईस्ट, भारत की एक्ट ईस्ट और हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो भूमिका है भारत की, उसमें मुख्य साझेदार हैं। दोनों ही आसियान के भागीदार भी हैं, पार्ट भी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से नए अध्याय और नए आयाम स्थापित होते हुए नजर आएंगे। अगर प्रधानमंत्री की ब्रुनई यात्रा की बात करें तो दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध को 40 वर्ष हो रहे हैं और बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है ये यात्रा, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभा सकता है भारत और ब्रुनई के बीच में, क्योंकि एक संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने की दिशा में दोनों देश जो हैं वो काम कर रहे हैं। और ब्रुनई जो है वो भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत के उसके दृष्टिकोण में एक प्रमुख साझेदार भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ब्रुनई पहुंचेंगे तो करीब 14,000 भारतवंशी हैं जो वहां रहते हैं, वो बेहद ही उत्साहित हैं, क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो ब्रुनई की यात्रा कर रहे हैं। ब्रुनई से फिर से जुड़ चुके हैं हमारी संवाददाता मुनमुन, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और भारतीय समुदाय में कितना उत्साह? जी, मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई दिया, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनई दारुसलाम करीबन लोकल टाइम 5 बजे पहुँचेंगे और उसके बाद उनके 2 दिन का काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बाद प्रधानमंत्री एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन करेंगे। जैसे कि हमने उनके पुराने फॉरेन विजिट्स में देखा है कि वो इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय मूल के लोग हैं उनसे मिलते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जाएंगे नई चांसलरी बिल्डिंग, जहाँ पे जो भारतीय दूतावास है उसका जो न्यू चांसलरी बिल्डिंग है उसका लोकार्पण होगा और जो भारतीय उच्चायोग है वो उसके बाद उस नई चांसलरी बिल्डिंग से काम करेगा। वहां पर भी वो भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे और उसके बाद वो जाएंगे मस्जिद उमर अली सैफुद्दीन, जो कि अभी जो सुल्तान है, सुल्तान हाजी, उनके पिताजी के नाम पर ये मस्जिद का नाम रखा गया है। और वो यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे भी भारतीय मूल के लोग होंगे जो उनका स्वागत करेंगे। तो ये कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा पहले दिन। और अगर हम दूसरे दिन की बात करें तो दोनों प्रमुखों के बीच में बातचीत होगी, प्रतिनिधि मंडल की वार्ता होगी और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि एक लंच बैंक्वेट होस्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री के ऑनर में। तो ये 2 दिन जो है उनमें काफी कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के। और अगर हम सेक्टर वाइज देखें कि कहाँ कहाँ फॉरवर्ड मूवमेंट हो सकता है तो सैन्य संबंध एक ऐसा क्षेत्र है। यहाँ पे देखा जाएगा कि जॉइंट वर्किंग ग्रुप अनाउंस होता है कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक MOU 2016 में बना था, उसके बाद 2021 में 5 साल के लिए इसे बढ़ाया गया। बहुत सारे जो नेवल शिप्स हैं, कोस्ट गार्ड शिप्स हैं भारत के, वो ब्रुनई आते हैं। ब्रुनई की जो रॉयल ब्रुनियन नेवी के शिप्स हैं वो यहाँ आते हैं। जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं, डिफेंस एक्सपोजिशंस और डिफेंस एग्जीबिशंस में जो भारत के डिफेंस पर्सनल है वो शिरकत करते हैं। उसके अलावा कई ऑनलाइन एंड फिजिकल कोर्सेज होते हैं जिसमें भारत के जो डिफेंस पर्सनल होते हैं वो शिरकत करते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें तो स्पेस सेक्टर पे ऐसा माना जा रहा है कि शायद कोई MOU हो, क्योंकि इसरो ने यहाँ पे 2000 में एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कंट्रोल स्टेशन बनाया हुआ है, जो सारे ईस्टवर्ड लॉन्चेस होते हैं, चाहे सैटेलाइट व्हीकल्स के हों या फिर लॉन्च व्हीकल्स के हों या सैटेलाइट्स के हों, उनको यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है। तो कूटनीति के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण चीज है। तो क्या इस क्षेत्र में कोई और MOU हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये देखना होगा। और इसके जो रेसिप्रोकली जो ब्रुनई करता है वो ये करता है कि स्पेस रिसर्च में हम उनकी मदद करते हैं ब्रुनई की, और इसके अलावा हम ट्रेनिंग करते हैं उनके जो अंतरिक्ष के जो वैज्ञानिक हैं उनकी। तो उसके अलावा जो है एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर हम निर्यात आयात देखें उसमें हम देखते हैं कि व्यापार में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो क्रूड ऑयल का है और LNG का है, नेचुरल गैस का है। तो क्या एक लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होगा, अरेंजमेंट्स होंगे ब्रुनई और भारत के बीच में, क्योंकि डिमांड काफी है नेचुरल गैस की। ये एक क्षेत्र है। और आखिरी का क्षेत्र है जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है।
उसके लिहाज से भी, क्योंकि ये 10वां साल है प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, तो उसके लिहाज से भी ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री की ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी मुनमुन, तो बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है दोनों देशों की दक्षिण पूर्वी एशिया की यात्रा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ब्रुनेई पहुंचेंगे और उसके बाद सिंगापुर की यात्रा करेंगे। और भारत और ब्रुनेई के रिश्तों की बात करें तो कूटनीतिक संबंधों को 40 वर्ष पूरे हो रहे। फिलहाल मुनमुन, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का शासन क्यों राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सख्त हुआ है, क्योंकि 2,44,000 राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों का अगस्त का वेतन नहीं आया। बताएंगे आपको क्यों। न्यूज़ 10 देखते रहिए आप। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेंगे रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका स्वागत। खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में अपनी संपत्ति का ब्यौरा ना देने वाले 2,44,000 राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से शासनादेश जारी करके 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया था। समय से ब्यौरा ना देने वाले विभाग में टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि, महिला कल्याण शामिल है। सबसे फिसड्डी विभागों में बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास एवं राजस्व विभाग शामिल है। तय तिथि तक राज्य के 71% कार्मिकों ने ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा जमा कराया। आपको बता दें कि प्रदेश में कुल 8,40,000 राज्य कर्मी हैं, जिनमें 6 लाख ही मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया हुआ है। अब इस बीच राज्य सरकार ने संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 1 महीने का समय बढ़ा दिया है। डीजीपी कार्यालय ने इस तरह की मांग लगातार त्योहार और परीक्षा की ड्यूटी को देखते हुए की थी। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था और शासन सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को अगस्त तक देना था, यानी 31 अगस्त लास्ट डेट थी। और 2,44,000 राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन अगस्त का नहीं आया है। संवाददाता जुड़ चुके हैं रामेंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ। रामेंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला और उन्होंने लगातार ये निर्देश दिया था कि 31 अगस्त जो है आपकी आखिरी तिथि है, अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे दीजिए। फिर भी 2,44,000 जो कर्मचारी हैं उन्होंने नहीं दिया और अब उन्हें भुगतान करना पड़ रहा है। अगस्त का वेतन नहीं आया उनका। बात भी नहीं किया। पिछले अगर रिकॉर्ड को देखिए तो ये जो रिकॉर्ड है वो 15% लोग संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते थे, जो बढ़ के लगभग 70% के आसपास हो गया है इस आदेश के बाद। यानी 1 महीने में ये जो संख्या है वो बढ़ी है। लेकिन अभी भी ऐसे लोग हैं जो 26 से 29% लोग अभी तक उन्होंने नहीं जमा किया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि भ्रष्टाचार से सरकारी कर्मचारी और अधिकारी भी पैसा कमा रहे हैं। ये सरकार के पास मतलब पुख्ता सूचना है। सरकार चाहती है कि संपदा पोर्टल पर लोग अपनी जमीन, जायदाद, चल अचल संपत्ति दाखिल करें कि कितनी उनके पास संपत्ति है, और उसके बाद शायद जांच के दायरे में वो लोग आएंगे। क्योंकि अगर संपत्ति ज्यादा दाखिल करते हैं तो आप कहां से लाए हो इसका ब्यौरा देना पड़ेगा कि आपके अगर 1 लाख रुपए सैलरी है तो आप 50 लाख की संपत्ति साल में कैसे ले पा रहे हो, तो ये देना पड़ेगा। तो जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है उसकी पहली कड़ी है कि सरकारी कर्मचारी जनता के साथ ठीक रहे, भ्रष्टाचार से कमाई न करें। तो इसलिए लगातार वो टाल मटोल करते रहते हैं कि इसको न देना पड़े। और इसमें भी आईएएस और पीसीएस को छोड़ के आईएएस पीसीएस अपने पोर्टल पर ये संपत्ति दाखिल करते हैं, इसलिए उन लोगों की सैलरी दे दी गई है। डीजीपी के जो निवेदन किया था डीजीपी ने कि पुलिस कर्मचारी लगातार 1 महीने से ड्यूटी में है, तो उसके कारण 1 महीने बढ़ाया गया है। यानी 30 सितंबर तक हमारा हालत में जमा करना होगा, अन्यथा वो अपनी तनख्वाह से वंचित रहेंगे।
जी रामेंद्र, इसके अलावा क्या विकल्प बचता है भी राज्य कर्मचारियों के पास, क्योंकि अब अगस्त का वेतन नहीं आया, अगर अभी भी उन्होंने अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो क्या खामियाजा और भुगतना पड़ सकता है? जितने विकल्प बच रहे थे उस दायरे को, उस सीमा को तोड़ चुके हैं। कोई विकल्प उनके पास नहीं बचता है। सरकार इस मामले पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि हर हालत में आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं देते हैं तो आपकी सैलरी रुकती रहेगी, और अगर 30 सितंबर के बाद नहीं देंगे तो हो सकता है इससे आगे कार्रवाई करें। 17 अगस्त को मनोज कुमार सिंह जो मुख्य सचिव, उन्होंने ऑर्डर जारी किया था कि 30 अगस्त तक ये सब कुछ देना है। उसके बाद भी कुछ लोगों ने नहीं दिया, तो जाहिर है कि अगर इससे टाल मटोल करेंगे तो शायद सरकार इससे आगे कार्रवाई करेगी जो इनके लिए ज्यादा भारी होगी। जी रामेंद्र, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 8,46,640 राज्य कर्मियों और करीब 6 लाख लोगों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपना चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। 1 महीने का समय है। क्यों ये 1 महीने का समय दिया गया है, और अगर इस 1 महीने में भी वो अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते, इसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार उनके खिलाफ क्या फैसला ले सकती है? देखिए, 1 महीने का समय डीजीपी कार्यालय ने निवेदन किया था कि हमारी जो पुलिस फोर्स है वो एग्जाम हो रहे थे यूपी पुलिस के, उसमें पूरी तरह लगी रही, जो त्योहार थे उनमें लगी है, तो 1 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। तो डीजीपी ने जो निवेदन किया था उसमें सारे कर्मचारियों को रिलीफ मिली और 1 महीने का समय दिया गया है। लेकिन 1 महीने क्रिटिकल पोजीशन है, 1 महीने में दाखिली करना है उनको। इसके बाद कोई समय सीमा शायद ही मिले, और प्रदेश सरकार के पास ये अनुमति, मतलब प्रदेश सरकार के पास ये अधिकार है कि अगर ये नहीं देंगे तो अग्रिम कार्रवाई इससे कठिन हो सकती है। अभी तो सैलरी रोक दी गई, इससे आगे चल के इनका निलंबन और कार्रवाई की जा सकती है। सरकार एडमेंट है कि आप अपनी संपत्ति जो अर्जित कर रहे हो उसकी जानकारी दो, ये नियमावली में है, ये कोई नियमों से अलग नहीं है, क्योंकि पिछली सरकारों ने नहीं लिया, लापरवाही होती रही। लेकिन ये सरकार इस मामले पर सख्त है और देना ही पड़ेगा, कोई विकल्प और है नहीं इनके पास। जी रामेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं देश में अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से बारिश आफत बन के बरसी है। आइए आपको बताते हैं सबसे पहले तेलंगाना का हाल। तेलंगाना के खम्मम में भारी बारिश के कारण करुणागिरी गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। बाढ़ का पानी गांव में घुस जाने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं राज्य भर में भारी बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है और कई लोगों के बह जाने की भी आशंका है। राज्य भर में 110 राहत शिविर लगाए गए हैं और 4000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित भी किया जा चुका है। भारी बारिश के कारण 5000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, जिसमें सड़क और भवन विभाग के 2362 करोड़ रुपए की को क्षति पहुंची है। लगातार बारिश के कारण 4,15,000 एकड़ की फसल को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित खम्मम और सूर्यापेट जिलों का दौरा किया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राहत उपायों की समीक्षा की। राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित परिवार को तत्काल सहायता के रूप में 10,000 और मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी। इसी बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश की संभावना भी जताई है। तेलंगाना के बाद बात कर लेते हैं अब आंध्र प्रदेश में किस तरीके से मॉनसून की मार लोग झेल रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं से गुंटूर, एटीआर, पालनाडु जिले में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में हो रही भारी बारिश के कारण राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारी बारिश और बाढ़ से राज्य भर में 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं प्रशासन द्वारा कुल 163 राहत शिविर लगाए गए हैं। गुंटूर, एटीआर, पालनाडु और विजयवाड़ा के लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत अभियान चलाया। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि विजयवाड़ा में राहत कार्यों में सहायता के लिए 2 इल्यूजन 76 और C-130 सहित 4 विमान देश के विभिन्न हिस्सों में एनडीआरएफ टीमों और राहत सामग्री लेकर आए। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। एनडीआरएफ की टीम विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री उपलब्ध करा रही है। एनडीआरएफ ने केंद्रीय बलों और जिला अधिकारियों के साथ मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से भोजन, पानी और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई।
आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसमें सेना की मदद ली गई है और एनडीआरएफ ने विजयवाड़ा में भोजन, पानी और राहत सामग्री उपलब्ध कराई। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पूरा आंध्र प्रदेश के कई जिलों में इस समय आंध्र प्रदेश पानी पानी हुआ है। वहीं सेना की टीम लगातार वहां हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचकर वहां राहत सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। अब देख लेते हैं कि मौसम की मार महाराष्ट्र पे किस तरीके से पड़ी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण जामनेर तालुका में वाघूर नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच जलगांव के कलेक्टर आयुष प्रसाद ने जिला प्रशासनिक टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। गुजरात भी मॉनसून की मार झेल रहा है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के कारण परेशानी सबब बनी हुई है। नवसारी समेत राज्य के कई जिले जलमग्न हो गए हैं। अंबिका, विश्वामित्री और नर्मदा नदियां समेत तालाब और नालों में पानी उफान पर है। नवसारी में अंबिका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं भारी बारिश के कारण डांग जिले के आह्वा में खापरी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं नडियाद के कुछ हिस्सों में हुई भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव देखने को मिला। वहीं मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बात अब जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के रियासी में खराब मौसम के कारण आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। एहतियात के तौर पर रियासी के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने यह फैसला किया है। मौसम की स्थिति को देखते हुए एहतियात के तौर पर सभी सरकारी और निजी स्कूलों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। और मॉनसून से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब बात कर लेते हैं कोलकाता रेप और मर्डर मामले की। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार आज विधानसभा में अपराजिता महिला एवं बाल पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून संशोधन विधेयक ला रही है। यह विधेयक आरजी कर के एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के बीच प्रस्तावित किया गया है। बीजेपी ने इस विधेयक को समर्थन देने की घोषणा की है। विधानसभा में राज्य के कानून मंत्री मलय घटक द्वारा विधेयक को पेश किया जाएगा, जिसके बाद इस पर चर्चा होनी है। मसौदा विधेयक में नव पारित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम 2012 के प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है। नए राज्य विधेयक में न केवल बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड का प्रस्ताव होगा, बल्कि यौन अपराधों के लिए सुनवाई एक निश्चित अवधि के भीतर पूरा करने का भी प्रावधान होगा। विधेयक में बलात्कार के सभी घटनाओं को हत्या के बराबर माने जाने का भी प्रावधान है। साथ ही विधेयक में किसी भी बलात्कार के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा होगी। पीड़िता के जीवित होने पर आजीवन कारावास और अगर पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या फिर अपाहिज हो जाती है तो मृत्यु दंड दिया जाएगा। विधेयक में फैसला कम से कम समय में दिए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें पर्याप्त निर्णायक सबूतों वाले मामलों में अपराध की तारीख से 15 दिनों के भीतर फैसला सुनाए जाने का प्रावधान है। साथ ही यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी की तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर जांच पूरी करना संभव नहीं है तो उक्त अवधि को 15 दिनों से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। बलात्कार और हत्या के मामलों में मृत्यु दंड के अलावा अपराधी के परिवार पर भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान होगा। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार केवल विधानसभा में विधेयक को पारित करना पर्याप्त नहीं होगा और चूंकि इस संबंध में केंद्रीय कानूनों में कुछ प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव है, इसलिए इसे राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में महिला ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप मामले के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। आज विशेष सत्र का दूसरा दिन है। महिला डॉक्टर के रेप मर्डर मामले को लेकर बंगाल में बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि जब तक कोलकाता के पुलिस कमिश्नर इस्तीफा नहीं दे देते तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। जब तक ना कमिश्नर ऑफ पुलिस खुद रिजाइन करता है या फिर हम लोग को अलाउ करते हैं उनसे मीट करने के लिए या फिर खुद आता है, हम लोग का ये चलेगा। हम लोग को कमिश्नर ऑफ पुलिस से ही मीट करना है, उसके अंडर किसी से नहीं चलेगा। हम लोग को उनसे जानना है कि सीबीआई को केस देने से पहले जो 4 दिन कोलकाता पुलिस के अंडर केस था तो क्या हुआ, इतना एविडेंस टैंपरिंग कैसे हुआ।
सब तो उनके अंडर ही है। और जो डेड बॉडी था उसके आसपास इतने लोग कैसे हुआ, तब तो वैसे ही एविडेंस खराब हो गया है। हम लोग का जो रैली है वो जितना देर तक जाना है उसको वो हम लोग को अलाउ करना है। उसके बाद हम लोग का एक डेलीगेट का टीम हम लोग भेजेंगे। तो पुलिस वो लोग हमको अलाउ नहीं किए है। हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम डॉक्टर स्टूडेंट्स हैं, पता नहीं वो लोग क्यों नहीं अलाउ किए, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग जितना 6-7 जो रैली किए हैं उसमें पूरा नॉन वायलेंट था, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। हम लोग जो प्रॉमिस किए थे पूरा वही हुआ। और ऐसे भी हालात में हुआ था कि शाम बाजार में जिस दिन 144 लागू हुआ था, जारी हुआ था, उस दिन भी हम लोग का एक रैली था। हम लोग बोले थे कि हम लोग उतना दिन नहीं जाएंगे। फिर मतलब रैली का जो पल्स है वो देखकर पुलिस ने ही हम लोग को खुद बोला था कि नहीं आप चलिए, आप लोग क्योंकि एक अच्छे से आंदोलन कर रहे हैं, पीसफुल कर रहे हैं। तो आज कल क्या हुआ हम लोग को पता नहीं, क्यों हम लोग को एक 9 फुट बैरिकेड के पीछे हम लोग को रोक दिया गया है, हम लोग को पता नहीं। तो फिर जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसके पास हम जाने वाले थे उसको अब यहाँ पर आने बोलिए, हम लोग को उसके पास ही हम डेपुटेशन दे देंगे और वो फिर रेजिग्नेशन दे देंगे। ये हम लोग का जो डिमांड था वो भी नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग यहाँ पर बैठ ही जाएंगे। जितना देर तक हम लोग का ये डिमांड पूरा नहीं होता है हम लोग यहीं पर बैठ जाते हैं। जब तक हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देगा, जब तक इधर आगे बढ़ना है और नहीं तो सीपी को यहाँ पे आके उनका डिपुटेशन लेना पड़ेगा, और अगर सीपी नहीं आए तो वहां से उसको रिजाइन करना पड़ेगा। वहीं अगर कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच की बात की जाए तो सीबीआई ने कई दिनों की पूछताछ के बाद कल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और अन्य 3 लोगों को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आज उनकी कोर्ट में पेशी हो सकती है। तो कोलकाता से हमारे साथ प्रसन्नजीत बख्शी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसन्नजीत, बात की जाए अगर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से 8 से 9 अगस्त के बीच जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के मामले को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन तो जारी है, इस बीच ममता बनर्जी ने विशेष सत्र बुलाकर आज जो दुष्कर्म विरोधी विधेयक है उसको पेश करने की पूरी योजना बनाई है। कितना सख्त विधेयक है ये और बीजेपी ने इसे समर्थन दिया है। इसके अलावा प्रसन्नजीत, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी जांच से जुड़ा हुआ, क्योंकि संजय रॉय से लेकर संदीप घोष और काफी लोग अब इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच कहां तक आगे बढ़ रही है? देखिए, 2 बातें, एक तो है कि जो विधानसभा में बिल पास करने की कोशिश में है ममता बनर्जी की सरकार, उससे लोगों उसके साथ लोगों का कोई लेना देना नहीं, इसके बारे में सोचने का मूड में ही नहीं है, क्योंकि लोग ये समझ गए हैं कि पिछले करीब 1 महीना से ममता बनर्जी किसी तरह से जो दृष्टि है वो दृष्टि घुमाने की जो कोशिश कर रही थी, अपने तरफ अपने राजनीति की दायरे में पूरे मामले को लाने की कोशिश कर रही थी, वो हो नहीं पा रहा है। और ये जो बिल इंट्रोड्यूस करके पास कराने के लिए बिल को बीजेपी की तरफ से समर्थन करना ही है। कोई भी बिल जो इस तरह की हादसे के बारे में बताते हैं, उसकी आरोपी या दोषी के बारे में बताते हैं, कोई भी सिविलाइज सोसाइटी उसको समर्थन करेंगे। यहाँ पे बीजेपी भी समर्थन कर रहा है, लेकिन बीजेपी विथ नोट ऑफ डिसेंट इसको समर्थन करेगी, क्योंकि इस तरह के विधेयक पारित करने से कोई फायदा नहीं, सिर्फ नजर हटाने की कोशिश है ममता बनर्जी की। जैसे आपने बताया कि इसमें राष्ट्रपति का संज्ञान जरूरी है, इसमें उन्होंने कोई प्रदेश सरकार की, प्रदेश विधानसभा की फांसी तक जाने का कोई अनुमति नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए ये एक कोशिश है ममता बनर्जी की तरफ से कि ध्यान को हटाया जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो जिन लोगों की आपने बातें दिखाई, ये सारे डॉक्टर हैं जो कल से लाल बाजार के पास बीबी गांगुली स्ट्रीट में बैठे हुए हैं और पूरे रात बैठे हुए थे और अभी भी बैठे हुए हैं। इनका एक ही मांग है कि जो विनीत गोयल है पुलिस कमिश्नर, वो रिजाइन करे, क्योंकि जो पहला 4 दिन 3 दिन या 4 दिन जो कोलकाता पुलिस के दायरे में तहकीकात करने की बात कहा गया, उस दायरे में सारे एविडेंस नष्ट करने की काम किया गया। तो इसीलिए और ये जो एविडेंस नष्ट करने की काम है ये कमिश्नर विनीत के नेतृत्व में किया गया। इसीलिए विनीत गोयल का जो इस्तीफा है ये मांगा जा रहा है और अभी भी इन लोगों को उठा नहीं पाए। करीब कल दोपहर या शाम को 4 बजे से अभी तक ये लोग बैठे हुए हैं। बीबी गांगुली स्ट्रीट, वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड ऑफ कोलकाता, वो रोक के ये लोग यहाँ पे इंतजार है कि इनको जाने दे विनीत गोयल से मिलने के लिए, या विनीत गोयल आके इनसे मिले।
तो ये एक स्टेलमेट है, एक डेडलॉक सिचुएशन यहाँ पे है। तीसरी बात यह है कि जो संदीप घोष और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये सारे इकोनॉमिक ऑफेंस की दायरे में गिरफ्तार किया गया, लेकिन ये जो इकोनॉमिक ऑफेंस है और जो इस पीड़िता के साथ जो कुछ भी हुआ है, सीबीआई को ऐसे लगा कि पिछले 15 दिनों की पूछताछ से दोनों के बीच में किसी न किसी जगह पर कनेक्शन है। तो यही ढूंढने के लिए संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया, साथ में कुछ वेंडर को गिरफ्तार किया गया। और संदीप घोष की जो एक डॉक्टर का कैसे एक बाउंसर हो सकते हैं ये तो हमें पता नहीं, लेकिन उनका एक बॉडीगार्ड बाउंसर हुआ करते थे, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो कुल मिला के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इंक्लूडिंग संदीप घोष, जिनको आज अलीपुर कोर्ट में हो सकता है 1-1.5 बजे तक पेश किया जाए। जी प्रसन्नजीत, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अब आगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली में स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष और कृषि निवेश पोर्टल का शुभारंभ करने वाले हैं। वे कृषि अवसंरचना निधि AIF के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों और राज्यों को विभिन्न वर्गों में दिए जाएंगे। नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न राज्यों के मंत्री और बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। और अब बात उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां आदमखोर भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहराइच में आदमखोर भेड़िए के हमले से 5 साल की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिसी CHC के प्रभारी ने बताया है कि बच्ची का इलाज अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि बहराइच में भेड़ियों के आतंक को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने घटनाओं का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। बैठक में विभागीय मंत्री और संबंधित विभाग के अधिकारियों को घटनाओं के नियंत्रित करने, वन्यजीव को पकड़ने और उनकी मॉनिटरिंग करने एवं आवश्यकता अनुसार आवश्यक कदम उठाने के साथ ही घटनाओं के बढ़ते हुए कारणों का मंथन करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, ताकि इन पर अंकुश लगाया जा सके। रात में हल्ला इन्होंने किया तो ये पता चला कि भेड़िया बच्ची को उठा के ले जा रहा है, तो हल्ला हुआ तो हम लोग भी आए तो छुड़वाए उसको। और रात में फिर प्रशासन आया और वन विभाग का, सब ने खेदा लगाया गया, इधर को भाग गया वो। वहीं उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मैनपुरी के बरनाहल में 361 करोड़ रुपए की 379 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वह विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लाभार्थियों को ऋण और किसानों को कृषि यंत्र वितरित करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 135 स्वयं सहायता समूह को 8.10 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट भी दी जाएगी। इसके साथ साथ 393 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन और टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। इसके बाद सीएम योगी का जनसभा को संबोधित करने और जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने का भी कार्यक्रम है। इस दौरान पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहेंगे। और हरियाणा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हरियाणा के जींद में नरवाना में श्रद्धालुओं से भरे एक वाहन के ट्रक की चपेट में आ जाने से 3 महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में 8 लोग जख्मी हो गए हैं। घायलों को नरवाना के सरकारी अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है। कल देर रात ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे वाहन को टक्कर मारी थी और पुलिस ने बताया है कि इस हादसे के बाद राहगीरों को नरवाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने 8 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि बाकी घायलों को अग्रोहा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। और पोषण माह का आगाज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोषण माह अभियान की शुरुआत राजस्थान के झुंझुनू जिले से ही की थी। अभियान के तहत राजस्थान के तमाम जिलों में आंगनवाड़ियों में महिलाओं के साथ ही किशोरियों और बच्चों की सेहत के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। राजस्थान के सभी जिलों में पोषण माह के तहत तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण थीम पर मनाए जा रहे पोषण माह का मूल उद्देश्य पौष्टिक भोजन, स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की धरती से इस अभियान की शुरुआत की थी।
राजस्थान के तमाम जिलों में पोषण के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। टोंक जिले के चिरौंज गांव में आंगनबाड़ियों में महिलाओं के साथ ही किशोरियों और बच्चों को सेहत के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पोषण माह में बच्चे को और माँ को, गर्भवती को, धात्री को सही पोषण और सही सलाह देते हैं। जैसे खाना बनाने से पहले हाथ धोने की, साफ सफाई के बाद उसके लिए ध्यान के रखने की बात कहते हैं। और टीकाकरण समय समय करवाना, जांचें समय पर करवाना। बच्चों को जैसे दूध दलिया भी खिलाना चाहिए और रोटी सब्जी भी खिलानी चाहिए। टाइम से खाना देना चाहिए, खा के हाथ धोए, साफ सुथरा रहे, सुगली जगह में नहीं खेले, घर भी साफ सफाई रखे। आप साफ रहेगी तो आपके बच्चे भी साफ सफाई से रहेंगे। वहीं जनजातीय बहुल्य डूंगरपुर जिले के सरोदा गांव में पोषण माह के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। कार्यक्रम में सुपोषण को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जानकारियां दी गईं। इस मौके पर क्षेत्र की कई आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं। सभी अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर अपने क्षेत्र में जाकर के पूरे 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाने के लिए प्रेरित किया गया। सुपोषण यानी लोग सुपोषण स्वस्थ खाना खाएंगे, संतुलित भोजन लेंगे तो ही हम कुपोषण को भगा पाएंगे। वहीं बीकानेर में महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से 7वें पोषण माह के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा रंगोली सजाई गई। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पोषण माह की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर पौष्टिक आहार रेसिपी के बारे में जानकारी दी गई तथा भारत सुपोषित भारत, साक्षर भारत और सशक्त भारत बनाने का संकल्प भी लिया गया। इस बार का जो हमारा पोषण माह है, इसके 6 थीम है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अनीमिया, उसके बाद उनकी ग्रोथ डेवलपमेंट, सप्लीमेंट्री पोषण के साथ पढ़ाई, एनवायरनमेंट और बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इस पोषण की पूरी स्कीम का। संतुलित आहार सभी व्यक्ति लें, जिससे महिलाओं के अंदर, बच्चों में, किसी में भी कोई भी कुपोषित नहीं हो, और इस संबंध में सबको जागरूक करेंगे। पोषण अभियान की शुरुआत 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से की गई थी। इस अभियान के तहत इस बार पूर्णतः फोकस गर्भवती महिलाओं के साथ किशोरियों, लड़कियों व स्तनपान कराने वाली माताओं और पैदा होने वाले बच्चों से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर दिया जा रहा है। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्देश्य जीवन चक्र में दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है, जो कि मिशन पोषण 2.0 की आधारशिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश का आर्थिक राजधानी मुंबई में 27वीं नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर से प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में देश भर से ई गवर्नेंस में उत्कृष्ट कार्य करने वालों की कई कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाएंगे। कॉन्फ्रेंस को लेकर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक गवर्नेंस के एडिशनल सेक्रेटरी पुनीत यादव से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में होने जा रहा है। 3 से 4 सितंबर तक यह सम्मेलन चलेगा और इस राष्ट्रीय सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या विशेष होगा, इस राष्ट्रीय सम्मेलन में बात करने के लिए हमारे साथ DARG के एडिशनल सेक्रेटरी पुनीत यादव जी हैं। पुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पुनीत जी, क्या खास होने वाला है? इस कॉन्फ्रेंस में हमारे पास 1000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आएंगे। भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज से लोग आएंगे, शिक्षा से जुड़े हुए लोग आएंगे, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग आएंगे, स्टार्टअप से जुड़े हुए लोग आएंगे। और इसमें हम लोग जो इस वर्ष के जो 16 सर्वश्रेष्ठ ई गवर्नेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। बेसिकली हम लोग इसको बोलते हैं कि जो इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है, तो ये प्रयास हर साल किया जाता है और इस साल भी किया जा रहा है। इस हमारे कॉन्फ्रेंस में 6 प्लेनरी सेशंस होंगे और 6 ब्रेकआउट सेशंस होंगे। जिस तरीके से चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, कहीं ना कहीं साइबर को लेकर भी काफ़ी, सिक्योरिटी को लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आ रही है, समस्याएं, उसको लेकर कुछ इसमें काम हो रहा है। साइबर क्राइम आ रहा है, साइबर ई गवर्नेंस या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो इश्यूज आ रहे हैं, यह एक घोर मतलब जिसको बोलते हैं कि हम लोगों के सोचने का विषय है। और इसी के ऊपर इस हमारी जो कॉन्फ्रेंस है, इसके 6 सेशंस में से 2 सेशन एक्चुअली
इसके ऊपर फोकस्ड हैं। एआई ने काफ़ी जीवन सरल कर दिया है, काम काफ़ी आसानी से हो रहे हैं, तो क्या ई गवर्नेंस में भविष्य में हम एआई का उपयोग देख सकते हैं? क्या इस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ विषय भी सामने आने वाला है? एआई भी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस कॉन्फ्रेंस का। जो चौथा प्लेनरी सेशन है वो एआई के ऊपर ही है। मैं आपको इसमें हमारा जो खुद इस डिपार्टमेंट का एक जो एआई का प्रोजेक्ट है सीपी ग्राम्स पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल के ऊपर ही है, इसके बारे में बताऊंगा कि कैसे एआई से आज हम लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि हमारा जो सरकार का जो प्रयास होता है कि हम उसके पॉजिटिव साइड को ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो उसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारी पहले पब्लिक ग्रीवेंस हम लोग इस मॉड्यूल में आए थे तो लगभग 60 दिन का समय लगता था एक कंप्लेंट आने से उसका डिस्पोजल होने तक। ये काफ़ी लंबा समय है। उसमें हो सकता है कि वो मतलब आज की तारीख में जो हम एवरेज टाइम जब इसका देखते हैं तो लगभग 16 दिन में आ चुका है और इसको और भी कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पूरा ये 2 दिन तक जो पूरा ये मंथन चलेगा और इसमें जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनको आगे किस तरीके से लागू किया जाएगा, किस तरीके से और जो है ई गवर्नेंस जो सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाएगा? इसका विचार विमर्श इसलिए होता है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को सामने लाया जाए। इसमें हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसको समझ में आए। कि हम जो ये नहीं चाहते हैं कि आपको हर किसी को रीइन्वेंशन ऑफ व्हील जिसको कहते हैं कि आपको हर बार नहीं है, अगर किसी ने उस प्रयास करके उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया है तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम उसको जल्दी से जल्दी रेप्लिकेट करें। पिछले कुछ वर्षों में DARPG का क्या रोल रहा है ई गवर्नेंस को लागू करने में, और जिस तरीके से लगातार नवाचार हो रहे हैं, नई नई तकनीक सामने आ रही हैं, उसको किस तरीके से आपका डिपार्टमेंट जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है, जिससे कि जो डिलीवरी सिस्टम हो वो और स्ट्रांग हो और सरल हो और सुगम हो? DRPG जैसा कि हम बोल रहे हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस करता है। 2018 में हम लोगों ने एक नेशनल ई सर्विस डिलीवरी असेसमेंट की परिकल्पना को स्टार्ट किया कि जो ई सर्विस डिलीवरी हो रही है ये कितनी एफिशिएंट है, कितनी इफ़ेक्टिव है और इसकी आउटरीच कितनी है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जो सबसे लास्ट माइल पे जो रहने वाला है उसके आदमी के पास पहुंचना चाहिए। 2 दिन का पूरा ये मंथन होगा ई गवर्नेंस को लेकर। वहाँ पर देश भर से जो चुने हुए जो ई गवर्नेंस पर जिन्होंने बेहतर काम किया है ऐसे संस्थाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही कोशिश की जाएगी कि जो भी ई गवर्नेंस से संबंधित जितने भी नई चीज़ें सामने निकल के आ रही है उस पर काम किया जाए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ई गवर्नेंस के माध्यम से आम इंसान का जीवन काफ़ी आसान हुआ है। डिलीवरी सिस्टम जो है गवर्नमेंट का वो काफ़ी आसानी से लोगों तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाने में सफल हुआ है। अब कोशिश है कि इसी को और आगे बढ़ाया जाए और ई गवर्नेंस के माध्यम से एक जो जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसको पूरी तरीके से स्थापित किया जाए। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बारीक की खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।